नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर गुलेरिया हाउस में जब आकाश और आलिशा की बूढ़ी आ जाती है तो सभी यहाँ पर अब उनके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर अब एक औरत पूछती है कि क्या श्रेया यहाँ पर नहीं है, वो कहीं नजर नहीं आ रही। उसकी ये बात सुनकर अब नताशा कहती है कि ये वो अपने पापा के साथ चली गई है। इस बात पर अब यहाँ पर बड़ी रानी भी कहती है हाँ, वो हमें भी यश और लतिका को रूम में ही रहने के लिए कहा था। यहाँ पर अब सभी गुलेरिया हाउस में के दुख में शामिल थे और यहाँ पर अब बड़ी रानी को बस चिंता हो रही थी तो अपनी बेटी कवीना आलिशा की कि पता नहीं वो कैसे किस हाल में होगी, क्योंकि उनकी ये चिंता भी जायज़ थी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लंदन में कवीना आलिशा को जैसे ही अब यहाँ पर डोर बेल बजने की आवाज़ आती है तो आलिशा जल्दी से दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोल देती है। आलिशा ने जैसे ही दरवाजे को खोला तो सामने यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। उसके हाथ में यहाँ पर कुछ थैले भी थे, इसलिए वो आलिशा को देखकर अब सीधे ही कहता है हेलो मिसेस राहुल मारवा। अब उसकी ये बात सुनते ही तो आलिशा की आंखें एकदम से मोटी मोटी हो गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसने उसे क्या कहकर बुलाया और वो उसे मिसेस राहुल मारवा क्यों कह रहा है। लेकिन वो उसे घूर घूर कर देखने लगती है, लेकिन अभी वो अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लेती है, क्योंकि उसे पता था कि जरूर राहुल ने ही कुछ ऐसा लिखा होगा जो वो उसे ऐसे मिसेस राहुल मारवा कह रहा है। नहीं तो इस डिलीवरी बॉय को क्या पता कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं। इसलिए ये सब सोचकर कि अब आने दो उसे, मैं बताती हूँ। और वो यहाँ पर अब अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लेती है और कहती है हाँ, आपको क्या काम है, आप अपना काम बताइए। इस बात पर अब वो डिलीवरी बॉय कहता है मैडम दिस इज योर पार्सल। और ये कहते हुए ही वो डिलीवरी बॉय अब उस पार्सल को आलिशा को लेने के लिए आलिशा को देने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है और अब कहता है और अब वो कहता है यहाँ ये लीजिए मैडम। और यहाँ आलिशा उस पार्सल को ले लेती है और अब वो उसे थैंक यू कहती है। उस डिलीवरी बॉय को थैंक यू कहने के बाद वो तो वहां से चला जाता है। लेकिन अब उसके जाने के बाद अब यहाँ पर कवीना आलिशा अब घर के अंदर आती है और वहां पर टेबल पर अब वो उस पार्सल को पहले तो रखती है, क्योंकि उसके दोनों हाथ में पार्सल थे। अब इन पार्सल्स को टेबल पर रखने के बाद अब आलिशा दोबारा से दरवाजे को बंद करने के लिए जाती है और यहाँ पर अब दरवाजे के पास जाकर वो उसे बंद कर देती है और अब फिर से अब उस टेबल के पास आकर वो उन पार्सल को ओपन करने लगती है। क्यों आलिशा भी देखना चाहती थी कि आखिर उसके कपड़े कैसे हैं, क्योंकि आलिशा को हमेशा से ही अच्छी ड्रेसेस चूज करना काफ़ी अच्छा लगता था। क्योंकि आज यहाँ पर उसके कपड़े किसी और ने चूज किए थे तो वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी। और सच कहें तो उसको इन कपड़ों की ज़रूरत भी थी, क्योंकि आलिशा को शावर लेना था। इसलिए वो जैसे ही इस पार्सल को ओपन करती है तो वो देखती है कि पार्सल के अंदर उनके लिए कुछ कपड़े आए हुए थे और वो जैसे ही अब उसे खोल कर चेक करने लगती है तो अब यहाँ पर वो कपड़े जिस ब्रांड के थे उस ब्रांड को देखकर तो अब आलिशा कहती है ऐसे लो ब्रांड के कपड़े हम नहीं पहन सकते। अरे हमने कभी इतनी लो क्वालिटी के कपड़े कभी पहने ही नहीं हैं, तो भला अब हम इन कपड़ों को कैसे यूज़ करें। हमें तो ये ऐसे लो क्वालिटी के कपड़े पहनने की आदत ही नहीं है। अब हम क्या करें। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। वो राहुल भी पता नहीं अब कब आएगा, इसलिए अब तो मुझे इन्हें ही पहनना होगा, वरना मुझे फिर ऐसे ही उसके आने तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। और ये सब सोचते हुए आलिशा अब
उनमें से एक पेयर कपड़ों को लेकर अब अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद आलिशा अब अपने बाथरूम में जाती है शावर लेने के लिए। इधर आलिशा यहाँ पर उस बाथरूम में चली तो गई थी, लेकिन जैसे ही आलिशा वहाँ पर शावर लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर तो सारे ही मेंस फेस वॉश बॉडी वॉश थे, वहाँ पर लेडीज़ के लिए कोई भी नहीं था। वहाँ पर सारे के सारे अब यहाँ पर मैन की चीज़ों को देखकर अब आलिशा कहती है अब हम क्या करें, अरे कैसा कैसा आदमी है ये, हाँ अब हम यहाँ पर कैसे शावर लेंगे। हाँ, ये सब सोचकर अब आलिशा को अब अचानक से याद आता है कि एक बार बचपन में जब आलिशा ना तो ज़्यादा छोटी थी और ना ही ज़्यादा बड़ी थी, तो तब उनका स्किन केयर प्रोडक्ट ख़त्म हो गया था और वो बड़ी रानी को उसके बारे में बताना भी भूल गई थी। और उस वक्त बड़ी रानी ने उनके लिए खास अपने हाथों से एक उपटन बनाया था ताकि आलिशा अपना बाथ ले सके। ये सोचकर ही अब आलिशा अब अपने मन में ही सोचती है कि होपफुली अब जो जिस इंग्रेडिएंट से रानी माँ ने उस समय वो उपटन बनाया था, काश वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर अवेलेबल हो, काश वो सब मुझे मिल जाए। लेकिन अब ये सोचकर वो यहाँ पर ये प्रे कर रही थी, तभी अब अचानक से उसके दिमाग में फिर से कुछ आता है और अब वो फिर से कहती है लेकिन अगर वो इंग्रेडिएंट्स जो मुझे चाहिए थे वो यहाँ पर होंगे भी तो फिर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हमें तो आज तक आटा और मैदे में भी फ़र्क समझ में नहीं आता है कि आटा कैसे होता है और मैदा कैसा। तो अब हम उनको कैसे पहचानेंगे और बेसन कैसा होता है। अब तो ये तरकीब भी काम नहीं आएगी, अब तो ये उपटन भी हम नहीं बना पाएंगे। अब कैसे पता लगाएं। ओह शिट, सच में कहाँ फंस गई मैं। लगता है कि आज के लिए तो हमें ऐसे ही शावर लेना होगा, सिर्फ पानी से। बस एक बार कैसे भी करके ये राहुल आ जाए, फिर तो हम इसे बताएंगे। अरे कैसा आदमी है ये, उसे पता होना चाहिए कि जब वो यहाँ पर मुझे लेकर आ रहा है तो मेरी ज़रूरत की चीज़ें तो कम से कम वो यहाँ पर मुझे प्रोवाइड करवा देता। हाँ, उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि मुझे यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती थी। वैसे अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो हम कुछ शॉप्स को हमें कुछ शॉप्स तो याद हैं, लेकिन उसके लिए हमें रेखा मूर्ति की हेल्प लेनी होगी। अभी तक तो हमें ये भी पता नहीं है कि वो यहाँ पर आई भी है या नहीं। ये सोचकर ही आलिशा अब अपने बाथरूम में शावर लेने के लिए फिर से चली जाती है। इधर कुछ देर के बाद वो जैसे ही भी यहाँ पर सिर्फ पानी से शावर लेती है तो वो वापस से अब यहाँ पर इस कमरे में आती है। जैसे ही वो यहाँ पर फिर से इस कमरे में आती है तो अब वो यहाँ पर अपने बालों को सुलझाने के लिए अब कॉम्ब को ढूंढती है। अब उसे यहाँ पर फाइनली शीशे के सामने उसे एक कॉम्ब भी नजर आ जाता है। ये कॉम्ब राहुल का था, इसलिए ना चाहते हुए भी आलिशा अब राहुल की कॉम्ब को ही यूज़ करती है। हालांकि आलिशा को कभी ये सब चीज़ों की नौबत नहीं आई थी क्योंकि उसकी परवरिश राजमहल में हुई थी, लेकिन आज वो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रही थी जो उसके लिए सच में एक बहुत बड़ी डील थी। उसका मन तो नहीं था राहुल की कॉम्ब को यूज़ तक करने का, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और अब वो यहाँ पर कॉम्ब करते हुए ही कहती है अब हम क्या करें, या यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना हमारे मॉइस्चराइज़र हैं और ना ही परफ्यूम है। अब बताओ हम चीज़ों को मैनेज करें भी तो कैसे करें। अगर हमें एक दिन और यहाँ पर रहना पड़ा ना तो सच में हम तो यहाँ पर रहकर ही पागल हो जाएंगे। मुझे तो अब सच में अपने आप से ही घिन आ रही है। और ये कहते हुए ही आलिशा अब वहाँ से अपने दुपट्टे को लेती है और वो अभी सोचती है मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, अब मैं खाऊं क्या। क्योंकि जब आलिशा वहाँ पर मॉर्निंग में जब वो अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए गई थी तो उस समय उससे कॉफ़ी भी बनानी नहीं आती थी, तो अब तक आलिशा ने कुछ भी नहीं खाया पिया था क्योंकि आलिशा को तो कॉफ़ी बनानी ही नहीं आती थी। अब वो सोचती है एक तो भूख इतनी जोर की लगी है, ऊपर से खाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो लड़का कब तक आएगा। अगर हमारे पास फ़ोन होता ना तो हम उससे कह सकते थे कि वो जब भी यहाँ पर आए तो हमारे लिए वो कुछ खाने के लिए लेकर आए, क्योंकि अब हमसे ये भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और वो आते ही सबसे पहले तो हमें हमारी शॉपिंग पर लेकर चले, हम उसके साथ जाकर अपनी ज़रूरत का कुछ सामान ले आएंगे। ये सोचकर ही आलिशा अब यहाँ पर राहुल के कबर्ड को खोलती है।
आलिशा ने यहाँ पर एक उम्मीद के साथ कबर्ड को खोला था कि शायद उसे उसके लिए कुछ मिल जाए, लेकिन जैसे ही उसने इस कबर्ड को खोला तो वहाँ पर कबर्ड में जितने भी राहुल के कपड़े थे वो सारे के सारे अब यहाँ पर आलिशा के ऊपर गिरने लगते हैं। यहाँ पर आलिशा नीचे जमीन में गिर जाती हैं और वो कपड़े सारे के सारे आलिशा के ऊपर गिर जाते हैं, क्योंकि मानो राहुल ने तो यहाँ पर कपड़ों को ऐसे जबरदस्ती से डूसा हुआ था। इधर राहुल के कबर्ड को इस तरह से देखकर अब आलिशा अब अपने सिर पर अपना हाथ मारती और अब अपने मन में कहती है, ये है मिस्टर राहुल मारवा की सेल्फ सर्विस। लाइक सीरियसली कितनी गंदी सेल्फ सर्विस है इनकी। अरे आज हमें पता चल रहा है कि हमारी बच्ची लतिका को मैनेजमेंट सिखाने में हमें इतना टाइम क्यों लगा था, क्योंकि एक समय था जब हम उन्हें चीज़ों को मैनेज करना सिखा रहे थे तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। हम अपनी बच्ची को अब तो बिल्कुल भी संसार से दूर रखना चाहेंगे। वो इसके बिल्कुल भी पास ना आए तो यही अच्छा है, वरना अगर लतिका और ये राहुल दोनों एक साथ रहेंगे तो हम तो सच में इन दोनों के बीच में ही पागल हो जाएंगे। अचानक से यहाँ पर आलिशा के दिमाग में ये ख्याल आया, लेकिन अभी इस ख्याल को दूर पटकते हुए ही आलिशा सोचती है, ये क्या सोच रही है आलिशा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लतिका कभी भी राहुल के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो मेरी बेटी है। और यहाँ पर इस ख्याल को झटकते हुए ही अब वो ये सोचकर आलिशा अब अपने जगह से उठकर सबसे पहले तो वो यहाँ पर अपने आप को ठीक करती है और अब खड़ी होकर वो सोचती है, देखो अब शुरुआत हमें ही करनी होगी, क्योंकि ये तो और भी मैस हो गया है। इसलिए हम पहले इस कबर्ड को ही अरेंज करते हैं, क्योंकि इस कबर्ड को अरेंज करने के बाद ही तो हमें हमारे कपड़ों के लिए जगह बनानी होगी, क्योंकि अब हमारे भी तो कपड़े यहीं पर आएंगे। ओह गॉड, जितना बड़ा इसका घर है ना उससे बड़ा तो हमारा रूम है। सच में कैसे रहेंगे हम, पता नहीं कब तक हमें यहाँ पर और रहना होगा। मेरा तो यहाँ पर ये सब कुछ देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग सच में खराब होता जा रहा है। ये सब सोचकर ही आलिशा यहाँ पर अब अपनी किस्मत को कोस रही थी। और अब आलिशा अब ना चाहते हुए भी, क्योंकि अब उसे वो यहाँ पर तब भी रह सकती थी जब वो यहाँ पर सब कुछ अपने अकॉर्डिंग सेट कर देती। इसलिए आलिशा ने अब ठान लिया था कि अगर उसे यहाँ पर रहना है तो उसे सबसे पहले तो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना होगा। इसलिए अब आलिशा खुद ही अब राहुल के कपड़ों को फोल्ड करने लगती है और अब उन्हें फोल्ड करते हुए ही वो यहाँ पर उसके कबर्ड में अच्छी तरह से अरेंज करके रखती है। और साथ के साथ, क्योंकि उसने यहाँ पर राहुल के जितने भी कपड़े थे उन्हें अच्छे से अरेंज कर दिया था और साथ के साथ अपने कपड़ों के लिए भी जगह बना ली थी, तो इसलिए वो साथ के साथ अब जो कपड़े उसके यहाँ पर राहुल ने मंगाए थे वो उन्हें भी वहाँ पर कबर्ड में लगा देती है। और उसके बाद अब वो यहाँ पर पूरे के पूरे रूम को अब अरेंज करने में लग जाती है, क्योंकि यहाँ का पूरा रूम ही मानो बिखरा हुआ था। कोई चीज़ कहीं पर पड़ी हुई थी तो कोई कहीं पर पड़ी हुई थी। बेड पे ना चादर ठीक थी, वहाँ पर ना आलिशा को ना कोम ढंग से मिला था, ना ही कुछ और। इसलिए वो वहाँ पर पहले तो सब चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करती है। इस रूम को अच्छी तरह से साफ करने के बाद आलिशा अब यहाँ पर सोचती है कि ये रूम तो हो गया, इसलिए अब साइड वाले कमरे में भी जाकर देखती हूँ। ये सोचकर आलिशा अब यहाँ पर इस रूम में अपने दोनों ही हाथों को एक दूसरे से छटकाती है और इधर अब वो बगल के रूम में आ जाती है। आलिशा जैसे ही भी यहाँ पर बगल वाले रूम में जाती है तो वो देखती है कि ये तो राहुल के का पियानो रूम है। वो जैसे ही अब आलिशा को पियानो नज़र आता है तो अब वो पियानो के को वहाँ पर बड़े ही आराम से पूछती है और अब वो वहाँ पर सामने स्टैंड पर देखती है कि वहाँ पर कुछ धुन लिखी हुई थी। उसे देखकर अब आलिशा कहती है, अगर सच में मैं आज लतिका को बहुत ही मिस कर रही हूँ, अगर आज यहाँ पर सच में लतिका होती ना तो आई एम श्योर कि वो इस धुन को ज़रूर ट्राई करती जो कि यहाँ पर सामने लिखी गई है। वो एक पल के लिए भी इसे बजाने से नहीं सोचती। वैसे हमारे बस का तो ये भी नहीं है, अरे हम तो ये गाना भी नहीं बजा सकते। और ये कहते हुए ही आलिशा अब अपनी जगह से उठकर अब उस रूम की भी क्लीनिंग करने में लग जाती है, क्योंकि इस रूम में भी सेम वही हाल था। यहाँ पर भी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी।
जो आलिशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए आलिशा, क्योंकि आलिशा को खाना बनाना नहीं आता था और उसे भूख भी लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि अब वो अपने आप को काम में बिजी करके अब अपने पेट की भूख को इग्नोर करना चाहती थी, इसलिए वो इस रूम की भी क्लीनिंग करने में लग जाती है। इधर कुछ ही देर के बाद आलिशा अब राहुल के पूरे घर को ही ऐसे ही धीरे के धीरे साफ कर देती है। और इस घर को साफ करने के बाद अब आलिशा यही सोचती है, एक काम करते हैं, हम एक बार फिर से शावर लेकर फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि सच में यहाँ का पूरा सब कुछ अरेंज करने में हमारे ऊपर फिर से धूल वगैरह लग गई है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि कोई रेडी टू ईट फूड पैकेट अगर यहाँ पर हमें मिल जाते हैं तो हम वो ही खा लेते हैं। भूख तो बहुत ही ज़्यादा लगी है, लेकिन उससे पहले अब हमें शावर लेना होगा। ये सब सोचकर ही आलिशा अब फिर से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो यहाँ पर शावर लेकर फिर से नीचे हॉल में आती है तो वो यहाँ पर, क्योंकि उसे भूख लगी थी इसलिए वो किचन की तरफ चली जाती है ताकि उसे कोई रेडी टू ईट खाने के लिए कुछ मिल जाए। इसलिए सबसे पहले इस उम्मीद के साथ वो फ्रिज को खोलती है तो वो अब अपने हाथ को अपने सिर पर मारते हुए ही कहती है, ओह गॉड, फ्रीज तो पूरा का पूरा खाली है, हमें जोरों की भूख लगी है। अब हम क्या खाएंगे? अरे सुबह से शाम होने को आ गई है और हमने आज एक कप कॉफी भी नहीं पी है। सच में आज से इतना बुरा दिन मेरा पहले कभी भी नहीं गया, मेरी पूरी की पूरी लाइफ में नहीं। जहाँ एक वक्त था जब राजमहल में इतने सारे नौकर चाकर मेरे पीछे घूमते थे, मेरे सामने खाने पीने की लाइनें लगी रहती थी, और एक यहाँ पर है जहाँ मुझे अपने लिए अब कुछ भी खाने पीने के लिए नज़र नहीं आ रहा। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मुझे बनानी नहीं आती। अब हम क्या खाएं? मेरा तो यहाँ पर अब भूख से अब दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है। यहाँ आलिशा के पास अभी राहुल का वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि अब आलिशा समझ चुकी थी कि अगर उसे कुछ खाना पीना है तो वो राहुल की मदद से ही कर पाएगी। इसलिए वो राहुल का वेट करते हुए ही वहीं थक हार कर अब सोफे पर जाकर बैठ जाती है और अब वो उसका वेट करने लगती है, क्योंकि पूरे दिन की भूख है और ऊपर से आज उसने यहाँ पर काम भी ज़्यादा ही कर लिया था। अब तो उसका सच में बहुत ही बुरा हाल हो गया था। इधर कुछ ही देर के इंतजार के बाद जैसे ही यहाँ पर सामने से दरवाज़ा खुला, तो जब दरवाज़ा खुल रहा था तो उसकी आवाज़ को सुनकर अब आलिशा समझ गई थी, जरूर ये राहुल ही होगा। ओ गॉड, प्लीज़ वही हो, ऐसा ना हो कि ये राहुल ना हो, ये प्लीज, क्योंकि अब हम अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। यहाँ आलिशा ने ये सोचा ही था और साथ के साथ वो गॉड को प्रे भी कर रही थी कि तभी अब सामने अपने हाथों में कुछ कैरी बैग को लिए हुए सच में सामने राहुल ही खड़ा था, मानो गॉड ने उसकी ये मुराद सुन ली हो। और अब राहुल को सामने देखकर अब आलिशा कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए, जल्दी से देखिए किचन में जाकर हमारे लिए कॉफ़ी बनाइए। आलिशा ने जैसे ही राहुल के सामने ये डिमांड रखी तो आलिशा की ये बात सुनते ही अब राहुल आलिशा को अब घूर कर देखने लगता है, क्योंकि उसने आलिशा से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। राहुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो थक हार कर बाहर से आया है और अब आते ही वो यहाँ पर इस रानी साहिबा के लिए कॉफ़ी बनाएगा। इसलिए अब वो इरिटेट होते हुए गुस्से में कहता है, फ्रांस की रानी के अंदर कोई इंसानियत है भी या नहीं? अरे क्या आपको दिखता नहीं है कि मैं भी अभी बाहर से आया हूँ? अरे मुझे पानी चाहिए होगा, मुझे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए होगा, लेकिन मुझे खुद फ्रेश भी तो होना है। लेकिन नहीं, हमारी रानी साहिबा को तो मेरे घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले कॉफ़ी चाहिए। अरे अगर सोचो, अब हम अगर नहीं आते तो फिर क्या करते? तो क्या आप ऐसे ही रहती? अब यहाँ पर राहुल ने ये कहा ही था कि तभी यहाँ पर कभी आलिशा अब अपनी नज़रों को नीचे झुका लेती है, क्योंकि सच में कभी आलिशा को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। इधर आज पहली बार राहुल ने आलिशा को इस तरह से नज़रें झुकाए हुए देखा था, उसको इस तरह से मायूस सा उसका चेहरा उसका देखकर, और उसको इस तरह से नीचे ज़मीन की तरफ देखता हुआ देखकर अब राहुल को उसके ऊपर तरस आ जाता है। और राहुल को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगता, अब वो समझ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने सुबह से कॉफ़ी पी ही ना हो। अरे ये पूरे दिन से कहीं ऐसे तो ही नहीं है। इसलिए अब वो यहाँ पर आलिशा से कहता है
क्या क्या आपने सुबह से कॉफ़ी नहीं पी? अब राहुल ने जैसे ही ये कहा तो अब यहाँ पर आलिशा ना में अपनी गर्दन को हिला देती है। इधर अब यहाँ पर अब राहुल कहता है कि ये क्या बात हुई। अब यहाँ पर आलिशा कहती है, देखिए मेरे अंदर इंसानियत तो है, लेकिन आप कहना क्या चाहते थे? आपकी बात का क्या मतलब था? इस बात पर अब राहुल कहता है, देखिए रानी साहिबा, दिन भर घर के अंदर आपने आराम ही किया है। आराम ही तो किया है ना आपने, और क्या किया है? तो क्या आप अपनी कॉफ़ी भी नहीं बना सकती थी? इस बात पर अब आलिशा कहती है, हमने आराम किया? ऐसा कहते हुए क्या आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर राहुल। एक बार आप पूरे के पूरे घर में नजर घुमा कर तो देखिए, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमने पूरे दिन घर में आराम किया है या हमने भी कुछ काम किया है। अरे देखिए हमने घर को क्या बना दिया है। अब ये सुनते ही अब राहुल जब अपने पूरे के पूरे घर को अब चारों तरफ घूम कर देखता है तो वो कहता है, तुमने मेरे घर पर कोई हाउस हेल्पर अपॉइंट किया है क्या? देखो रानी साहिबा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं उसकी सैलरी बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, और ना ही उसकी सैलरी देने के लिए मेरे पास पैसे हैं। मैंने आपको सुबह ही कह दिया था कि यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, यहाँ पर कोई नौकर चाकर नहीं है। और ये कहते हुए ही राहुल अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है तो वहीं आलिशा उसे पीछे से आवाज़ लगाते हुए ही कहती है, प्लीज़ देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पहले प्लीज़ मेरे लिए कप कॉफ़ी बना दो। आलिशा की ये बात सुनते ही अब राहुल के कदम एकदम से वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि सच में आलिशा ने सुबह से ही कुछ भी नहीं खाया पिया था। फिर से वही बात अब अचानक से उसके दिमाग में आ जाती है और वो अब अपने कमरे की तरफ ना जाकर वो सीधा ही अब किचन की तरफ ही जाने लगता है। किचन में जाने के बाद राहुल अब यहाँ पर फ्रिज से अब दूध निकालता है और अब उसे वो इंडक्शन पर उसे वार्म करने के लिए रख देता है। अब यहाँ पर जैसे ही उसने दूध को इंडक्शन पर रखा, उसके बाद अब वो यहाँ पर कॉफ़ी मेकर से अब कॉफ़ी बनाने में लग जाता है। और वो अपने साथ, क्योंकि राहुल जो बैग अपने साथ लेकर आया था, उन बैग्स में से एक बैग को वो किचन में लेकर जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो यहाँ पर कुछ किचन का सामान लेकर आया था। इसलिए उसके अंदर से वो 2 पैकेट नूडल को निकाल कर अब उसे वहाँ पर एक बर्तन में पानी डालकर उन्हें बॉईल होने के लिए भी रख देता है। जब तक वो यहाँ पर वो नूडल्स बॉईल होते हैं, तब तक उतने ही समय में राहुल ने यहाँ पर कुछ वेजिज को चॉप कर लिया था। और धीरे धीरे राहुल ने कुछ ही देर में उसने कॉफ़ी के साथ नूडल भी बना दिए थे, क्योंकि राहुल को पता था सच में इस लड़की ने कुछ नहीं खाया है, इसलिए आज उसको भी उसके ऊपर थोड़ी सी दया आ रही थी। इसलिए अब राहुल ने आलिशा के लिए कॉफ़ी और नूडल साथ में तैयार करके अब वो उन्हें आलिशा को सर्व करने के लिए बाहर आ जाता है। आलिशा वहीं हॉल में ही बैठी हुई थी। इधर राहुल के हाथ में, सच में एक हाथ में उसके कॉफ़ी और दूसरे हाथ में एक बाउल को देखकर सच में आलिशा को और भी ज़्यादा भूख लग रही थी। इधर राहुल जैसे ही उसके पास आता है तो वहाँ पर राहुल के हाथ में दूसरे बाउल में वहाँ पर नूडल्स थे, जिन्हें देखकर आलिशा अब अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाई। और इधर अब वो यहाँ पर आलिशा को वो सर्व करते हुए कहता है, लीजिए रानी साहिबा, आप खा लीजिए। ये कहते हुए ही राहुल अब उन्हें वहाँ टेबल पर रखकर अब अपने रूम की तरफ चला जाता है। तो वहीं आलिशा अब जब इसे देखती है तो वो राहुल जो कि अभी अपने रूम की तरफ जा रहा था, वो उसे पीछे से रोकते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। इधर आलिशा का ये थैंक यू सुनकर अब राहुल यहाँ पर अब अपना सिर को थोड़ा सा हिलाते हुए वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तो वहीं आलिशा तो अब यहाँ पर अपने कॉफ़ी पीने में और ये गरम गरम नूडल खाने में ही बिजी हो गई थी। सच में आलिशा को देखकर आज ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कितने ही वर्षों से वो भूखी थी। इधर नूडल का टेस्ट तो आलिशा को काफ़ी ही अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे दिन की भूख के बाद अब उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि सच में ये कैसे बने हैं। और इधर कुछ ही देर में उसने यहाँ पर सब कुछ फिनिश कर दिया था कि तभी उसकी नज़र अब यहाँ पर टेबल पर रखे हुए राहुल के फ़ोन पर जाती है।
जैसे ही वो टेबल पर राहुल के फोन को देखती है तो वो समझ जाती है कि वो अपने फोन को यहीं पर ही भूल कर चला गया है। इसलिए वो सोचती है कि जब तक राहुल आता है वो बस एक बार राहुल के फोन से वो एक बार किंग से बात करे और वो किंग से बात करके उनसे उनकी रानी माँ और लतिका के बारे में पूछ सकती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी रानी माँ को और लतिका को काफ़ी मिस कर रही थी, क्योंकि अभी तक कविन आलिशा के पास यहाँ पर उसका फ़ोन नहीं था। इसलिए वो राहुल के फ़ोन से ये सब करने की सोचती है। इधर ये सोचकर आलिशा अब राहुल के फ़ोन को टेबल से उठाने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में अब फिर से राहुल की आवाज़ आती है, जो कि अभी अपने कमरे से वापस नीचे उतर रहा था। और वो कहता है, देखिए फ्रांस की रानी को ये सब शोभा नहीं देता है। आप फ्रांस की रानी हैं, आप इस तरह से चोरी छिपे मेरे फ़ोन को नहीं छेड़ सकती हैं, आप उसे हाथ नहीं लगा सकती, आप उसे यूज़ नहीं कर सकती। राहुल की इस बात पर अब यहाँ पर आलिशा कहती है, देखिए हमें भी आपके फ़ोन को यूज़ करने का कोई शौक़ नहीं है। वो क्या है ना कि हमारे पास अपना फ़ोन नहीं है और मुझे किसी से बात करनी थी। एनीवे ये सब बात की बातें हैं। मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे शॉपिंग पर जाना है। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब राहुल आश्चर्य भरी नज़रों से आलिशा की तरफ देखता है। राहुल को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर अब आलिशा कहती है, वो हमें अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान लेकर आना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे शॉपिंग पर लेकर चलिए। वो आपने हमारे लिए कैसे कपड़े ऑर्डर किए हैं, हाँ ऐसे लो ब्रांड के कपड़े तो हम कभी पहनते भी नहीं हैं। आलिशा की इस बात पर अब राहुल कहता है, वैसे अगर देखा जाए तो बुरे तो नहीं हैं। देखिए आप अपने आप को मिरर में जाके देखिए, काफ़ी अच्छी जो लग रही हैं आप। मुझे तो इन कपड़ों में कोई कमी नज़र नहीं आई। और ये कहते हुए ही राहुल अब किचन की तरफ बढ़ जाता है और किचन में जाने के बाद अब वो यहाँ पर माइक्रोवेव में अब अपने नूडल और कॉफ़ी को अब गर्म करने लगता है, क्योंकि राहुल ने जब ये कॉफ़ी और नूडल बनाए थे तो वो यहाँ पर एक पोर्शन अपना रख के आलिशा को उसका खाना देकर वो वहाँ पर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। और जब तक अब वो यहाँ पर शावर लेकर आता है तो तब तक उसकी कॉफ़ी और उसका ये नूडल्स ये दोनों ही ठंडे हो गए थे, इसलिए वो इन्हें माइक्रोवेव में अब गर्म करता है। तो यहाँ पर अब आलिशा उसके पीछे पीछे ही आ जाती है और कहती है, हमें अपने लिए कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए। आलिशा की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, देखिए रानी साहिबा, जो आप यूज़ करती हैं, अगर मैंने वो सब परचेज किया ना तो कसम से मेरा मंथली बजट ही हिल जाएगा। आपके वो प्रोडक्ट तो मैं परचेज नहीं कर सकता हूँ। रानी साहिबा प्लीज़ उस कैरी बैग में आपके लिए कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट हैं जिसे आप अच्छी तरह से यूज कर सकती है, और मैं गारंटी देता हूँ उससे आपकी स्किन को किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं पहुँचेगी। और ये कहते हुए राहुल अब वहाँ पर सोफे पर आकर बैठ जाता है और कहता है, देखो रानी साहिबा, ब्रो ने आपको यहाँ से बाहर जाने के लिए साफ साफ मना किया है। उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल भी इस घर से बाहर नहीं जाएगी, नहीं तो लोगों को शक हो सकता है। अगर आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको मुझे ही बताना होगा, आपको जो भी चाहिएगा मैं आपके लिए वो अरेंज कर दूंगा। और ये कहते हुए राहुल अब अपनी कॉफ़ी की एक सिप लेता है। तो यहाँ पर अब आलिशा भी अब वहीं हॉल में आ जाती है और कहती है, देखिए हम सब कुछ आपसे नहीं बोल सकते हैं, ये प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस बात पर अब राहुल कहता है, देखिए जो बात थी वो मैंने भी आपको बता दी, आपका यहाँ से बाहर निकलना काफ़ी रिस्की है, इसलिए अब मैं अभी भी यही कहूँगा कि आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए ले आऊँगा। और हाँ, रात डिनर का आप देख लेना, क्योंकि देखो अब मैं और नहीं कर पाऊँगा। इस बात पर अब आलिशा कहती है, डिनर में तो हम सिर्फ एग ही बॉईल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आलिशा की इस बात को सुनकर अब राहुल कहता है, ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, अगर आप मेरे लिए भी एग बॉईल कर सकती हैं तो। और ये कहते हुए ही राहुल अब अपनी कप और प्लेट को वॉश बेसिन में रखकर अब अपने पियानो रूम की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब तक उसने भी अपनी कॉफ़ी और नूडल को ख़त्म कर लिया था। जब वो अपने पियानो रूम की तरफ बढ़ता है तो वो पीछे मुड़कर कहता है, देखिए रानी साहिबा, बेसिन के बर्तन प्लीज़ धो देना, अब इतना तो आप कर ही सकती हैं, आई होप। यहाँ पर राहुल की ये बात सुनते आलिशा, जो कि अभी अपने स्किन केयर प्रोडक्ट को ही देख रही थी कि आखिर वो कौन से ब्रांड के हैं, वो कैसे इन्हें यूज़ कर सकती है, वो बस यही देख रही थी। तो अब वो यहाँ पर
बिना सुने ही कहती है, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। और ये सुनते ही अब राहुल अब अपने पियानो रूम की तरफ चला जाता है। राहुल के जाने के बाद यहाँ अलीशा अब सभी बैग को अब चेक करने के बाद कहती है, अब हम इस पागल से क्या कहें कि सच में हमें क्या चाहिए। ओ काश हम कह पाते कि रानी माँ, हमें आपकी बहुत ही याद आ रही है। क्योंकि यहाँ पर कविन आलिशा अपनी डेली ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी यहाँ पर मानो एक सफ़र ही कर रही थी। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे सच में ये दिन भी कभी देखने को मिलेंगे, वो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जहाँ एक तरफ कविन आलिशा अपनी लाइफ में आए हुए इन चेंजेस को अपनाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर भीमेश्वरी गाँव में यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब इस गांव में पहुंच गई थी, क्योंकि उसे बस अपनी माँ अवंतिका के बारे में सब कुछ जानना था। स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर अपने फेस को अच्छी तरह से कवर किया हुआ था। स्वाति की बस इस कवर करने के बाद सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। तभी स्वाति जो कि अभी यहाँ पर पहुंची थी, तभी उसके कंधे पर अब वहाँ पर वो कबूतर आकर बैठ जाता है। अब उस कबूतर को वहाँ पर देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अब उस कबूतर से कहती है, तुम किंग के साथ नहीं गए? तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारी लाइफ लाइन के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो तो सिर्फ तुम्हें किंग ही दे सकते हैं। तो तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। इस बात पर अब वो कबूतर कहता है, ये मेरी रानी का घर है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर कुछ समय के लिए रहना चाहता था। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या तुम्हें उनके घर के बारे में पता है कि उनका घर कहाँ पर है? इस बात पर अब वो कबूतर हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा उससे कहती है, तो ठीक है फिर चलो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। और हाँ देखो, आराम से उड़ना, वो क्या है ना कि किंग के पैलेस में जाने में वक्त है, इसलिए अभी धीरे धीरे ही चलना। इस बात पर वो कबूतर हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है और वो अब अपनी उड़ान भरने लगता है। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा अब उसके पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो कबूतर अब एक यहाँ पर घर के पास आ जाता है। अब और वो यहाँ पर उस घर के पास आकर उस गेट के ऊपर आकर बैठ जाता है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब उस घर के गेट को खोलती है। यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा जब उस घर के गेट को खोल रही थी, तो वो यहाँ पर अंदर की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रही थी। इस गेट को खोलने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अपने कदमों को अंदर की तरफ बढ़ा देती है। तो जैसे जैसे अब स्वाति मल्होत्रा अपने कदमों को इस घर के अंदर बढ़ा रही थी, वैसे वैसे ही उसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। एक टाइम पर वो भी यहाँ पर बिल्कुल ही इस दरवाजे के सामने खड़ी थी, और जैसे ही वो यहाँ पर इसे दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, तो उसे यहाँ पर सामने दिखाई देते हैं कि यहाँ पर दरवाजे पर तो दो छोटे छोटे साफ दरवाजे की कड़ी पर लिपटे हुए हैं। उन साफों को देखकर इससे पहले कि स्वाति मल्होत्रा कुछ भी कहती या फिर उन्हें वहां से अलग करती, कि तभी वो कबूतर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के आगे आकर कहता है, आप प्लीज अपना फेस मास्क हटाइए। हालांकि स्वाति मल्होत्रा खुद नेचर लवर थी, वो इन सांपों को अच्छी तरह से हटा सकती थी, वो भी बिना इन्हें हर्ट किए, लेकिन उससे पहले ही कबूतर ने उसे ये हिदायत दे दी। अब ये सुनते ही अब स्वाति अब इधर उधर पहले देखती है कि कहीं यहाँ पर कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो उसे देख रहा हो, लेकिन जब वो अच्छी तरह से उसे कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसके बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने फेस को रिवील करती है। जैसे ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने अपने चेहरे को इन सांपों को दिखाया, तो यहाँ पर उस स्वाति के चेहरे को देखकर वो सांप जो कि अभी भी यहाँ पर इस दरवाजे पर थे, उसके चेहरे को देखकर अब वो अपने आप ही नीचे की तरफ जाने लगते हैं। इधर उनके इस रिएक्शन पर तो अब स्वाति भी खुद हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हुआ।